मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमए उत्तरार्ध हिंदी की तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान की कक्षा में समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम विश्व भाषाओं के वर्गीकरण के अंतिम सोपान की ओर हैं और इस अंतिम सोपान में हम विश्व भाषाओं के वर्गीकरण की समीक्षा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को विदित है कि हमने संसार की समस्त भाषाओं को आकृति के आधार पर सर्वप्रथम दो भागों में बांटा था, अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक। योगात्मक भाषाओं को हमने अर्थ तत्व के साथ रूप तत्व के योग की शैली के आधार पर पुनः तीन भागों में बांटा था, अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान, दूसरा श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान और तीसरा प्रश्लिष्ट या समास प्रधान। और इस प्रकार अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट को पुनः अश्लिष्ट को जहाँ 5 भागों में बांटा था, वहीं श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट को 2 भागों में और 2 भागों को पुनः फिर 2-2 भेदों में बांटकर सरलतापूर्वक उनका अध्ययन किया था। आज हम इसी वर्गीकरण के अंतिम सोपान की ओर बढ़ते हुए इस वर्गीकरण की समीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। भाषा वैज्ञानिकों में डॉक्टर तारा पोरवाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ही ऐसे हैं जो आकृति मूलक वर्गीकरण को वैज्ञानिक तथा उपयोगी स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार विश्व की भाषाओं में जो पारस्परिक मौलिक भेद है, उसे समझने के लिए उसकी वाक्य रचना को समझना सर्वप्रथम आवश्यक है और उस वाक्य रचना को समझने में ये आकृति मूलक वर्गीकरण हमारी अत्यंत सहायता करता है। अतः उनकी दृष्टि में इस वर्गीकरण की बहुत अधिक उपयोगिता है। इतना ही नहीं, उनके अनुसार ये वर्गीकरण सर्वाधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक भी है। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त शेष जो अन्य भाषा वैज्ञानिक हैं, वो इस वर्गीकरण को बहुत अधिक महत्व नहीं देते और महत्व न देने के कारण वे इस वर्गीकरण की कुछ कमियों की ओर या न्यूनताओं की ओर संकेत करते हैं। सर्वप्रथम विश्व की भाषाओं के इस आकृति मूलक वर्गीकरण की महत्ता को न मानने वाले वैज्ञानिकों का सबसे पहला तर्क है कि संसार की सभी भाषाओं को इस वर्गीकरण के अनुसार केवल 4 ही वर्गों में रखा गया है जो उपयुक्त नहीं है। इस वर्गीकरण में अनेक ऐसी भाषाओं को भी साथ रख दिया गया है जो बहुत दूर दूर की हैं और जिनमें परस्पर कोई भी संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए अयोगात्मक वर्ग में चीनी तथा सूडानी, प्रत्यय प्रधान में तुर्की, काफरी, मुंडा तथा द्रविड़ भाषाएं, ये भाषाएं भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर दूर स्थित हैं। अतः इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकता की कमी है या इसमें वैज्ञानिकता नहीं है और ये वर्गीकरण बहुत अधिक स्थूल है। आकृति मूलक वर्गीकरण की जो दूसरी कमी या दूसरी इसकी जो न्यूनता इन भाषा वैज्ञानिकों ने बतलाई है, वह यह है कि आकृति मूलक वर्गीकरण द्वारा वर्गीकृत कोई भी भाषा अपने वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती। जैसे एक ही भाषा में संस्कृत में अश्लिष्ट, उदाहरण के लिए सुजनता, श्लिष्ट भवति तथा प्रश्लिष्ट जिगमिषति जैसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इस वर्गीकरण में विभिन्न
वर्गों की निश्चित सीमा रेखा नहीं है, इसमें संकर दोष है। तात्पर्य ये कि जिस जिस भाषा संस्कृत का हमने उदाहरण लिया, हमारी संस्कृत भाषा में अश्लिष्ट भाषा के भी, श्लिष्ट भाषा के भी और प्रश्लिष्ट भाषा के भी उदाहरण मिलते हैं। ऐसे में इस भाषा को किस वर्ग में रखा जाए, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। तीसरी और अंतिम जो सबसे बड़ी कमी इस आकृतिमूलक वर्गीकरण की भाषाविदों द्वारा गिनाई गई है, वह यह है कि संसार की समस्त भाषाओं का जब तक पूर्ण अध्ययन न हो जाए, तब तक उनकी आकृति को नहीं जाना जा सकता, और जब तक उनकी आकृति को पूर्ण रूप से नहीं जाना जाता, तब तक हम इस आकृतिमूलक वर्गीकरण को पूर्णता नहीं दे सकते। दूसरी तरफ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक संसार की सभी भाषाओं का पता नहीं चला है, फिर उनके अध्ययन की बात तो बहुत अधिक दूर है। कुछ ज्ञात भाषाओं का अध्ययन भी अभी ठीक ठीक नहीं हो सका है। अतः ऐसी दशा में ज्ञात तथ्यों को अखंडनीय नहीं कहा जा सकता। इसलिए आकृतिमूलक वर्गीकरण की उपयोगिता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। जैसे कि भाषा विज्ञान या हिंदी साहित्य के अंतर्गत भाषा विज्ञान के इस पेपर को या इस प्रश्न पत्र को पढ़ने वाले अध्यापक और विद्यार्थी के लिए तो निश्चित रूप से यह आकृतिमूलक वर्गीकरण भाषाओं की आकृति को सरलतापूर्वक समझने और समझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। इति।